दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में और बात करेंगे कि आखिर उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से किस तरीके से अलग हो गया। इनके बीच में बदलाव के कौन से ऐसे बिंदु थे जिसके कारण दोनों के बीच में यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में एक गैप देखने को मिलता है और यही गैप जो है एक नए युग का आगमन हो जाता है। दरअसल में उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग न केवल युद्ध क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, बल्कि कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से होने लगा। और जब लोहे के प्रयोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में होने लगा, परिणाम स्वरूप क्या हो गया, अधिशेष उत्पादन हुआ, यानी अधिक खाद्यान्न उत्पादित हुआ। और जब जब खाद्यान्न अधिक उत्पादित होगा वो क्या करेगा, शिल्प विशेषीकरण को जन्म देगा। परिणाम स्वरूप आप ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों से बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में और इसमें हमारे पास 3 बिंदु होंगे जिन पर हम लोग बात करेंगे। पहला होगा कृषि और दूसरा होगा पशुपालन और तीसरा होगा उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य। तो उस समय इन्हीं तीनों के माध्यम से क्या है, किसी भी क्षेत्र के विषय में आर्थिक जीवन निर्भर करता था और यही आकलन करने के मूल बिंदु थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन सारे बिंदुओं पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में क्या आया, स्थायित्व आ गया। यानी इससे पहले क्या है, आर्य यायावर यानी घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, यानी पशुपालन व्यवसाय का अपनाते थे और स्थायित्व आ गया, यानी बस्तियां क्या है, धीरे धीरे आर्यों की बसने लगी। और इस कारण जो है आर्थिक जीवन में समृद्धि आई। क्यों? क्योंकि जब स्थायी रूप से रहेंगे तो वो खेती भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और शिल्प उद्योग को डेवलप कर सकते हैं। और इसी कारण क्या है, आर्थिक जीवन में क्या आई, समृद्धि आ गई। उत्खनन से यानी खुदाई से उत्तर वैदिक कालीन स्तर से बड़ी संख्या में क्या मिलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं, तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है उत्तर वैदिक काल के हैं, या इन्हीं को PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर भी कहते हैं। और ये जो मृदभांड हैं कई स्थलों से मिले हैं और पूछा जाता है कहां से नहीं मिले हैं, तो पंजाब से मिला है, हरियाणा से मिला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या मिले हैं, PGW। तो ये पूछा जाता है PGW के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। फिर इसके साथ साथ उत्तरी काली पालिश मृदभांड यानी NBPW की प्राप्त होती है, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और NBPW के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य बिहार से मिले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले हैं और तक्षशिला से मिले हैं। तो तक्षशिला ये पाकिस्तान में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में। तो इस तरीके से ये उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक क्षेत्र में 2 प्रमाण उपलब्ध होते हैं। पहला है PGW और दूसरा है NBPW। अब कृषि क्षेत्र में कुछ प्रमाण और मिलते हैं, ये देखिएगा। 3 पार्ट हमने बताया था, एक था कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य, तो इसमें 3 बिंदुओं में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में। कौन सा है, कृषि के बारे में। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कृषि के बारे में कहां कहां से जानकारी मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि के साहित्यिक एवं पुरातात्विक यानी 2 साक्ष्य मिलते हैं, साहित्य से यानी किताबों से और पुरातत्व यानी खुदाई से, दोनों साक्ष्य मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक पशुपालन यानी आर्थिक यानी कृषि क्षेत्र में के प्रमाण किस बुक से मिलते हैं या कौन कौन से हैं, और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य यानी खुदाई से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ये अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे पड़ेगा, ये एटा जिला यानी यूपी में पड़ेगा। पूछा जाता है यहाँ से लोहे की क्या मिली है, दराती मिली है।
तो प्रश्न पूछा जाता है लोहे की जो दराती मिलती है वो किस काल की है? तो जाहिर सी बात है उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग की शुरुआत होती है। तो दराती किस काल की है? उत्तर वैदिक काल की। और यहां से गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। और अतरंजी खेड़ा कहां है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। उसके बाद हस्तिनापुर से दो चीजें मिलती हैं, एक चावल मिलता है और दूसरा जंगली किस्म की गन्ना मिलता है। देखिएगा अभी तक गन्ने के प्रमाण नहीं मिले हैं और गन्ने का प्रमाण भारत में पहली बार मिल रहा है। तो चावल के प्रमाण तो बहुत पहले से मिल रहा है, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से मिला है और कई स्थल से, बनावली से मिला है, लोथल से मिला है चावल के साक्ष्य। यानी चावल के प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिल जाते हैं, उससे पहले के भी मिल जाते हैं। लेकिन जंगली किस्म के गन्ने के जो साक्ष्य हैं ये कब के मिले हैं? उत्तर वैदिक काल के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन कृषि के जो साहित्यिक जानकारी मिलती है। तो साहित्य में कौन कौन सी किताबें हैं जिनसे कृषि के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये पता चल जाता है कि अन्य मूलक कृषि उगाई जाती थी, यानी खाद्यान्न का व्यापार नहीं होता था। अन्य मूलक मतलब जो हमारी आवश्यकता खाद्यान्न की है उतना ही कृषि उगाया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है कि अधिक अन्न उगाना हमारा कर्तव्य है और अन्न को ही क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। अब देखिए ब्रह्म का यहाँ पर स्वरूप बदल जाता है, जहां से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है वही क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। तो तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अन्न को ब्रह्म किस उपनिषद में कहा गया है? तो ये कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आर्यों के पास महत्वपूर्ण उपजाऊ जमीन थी, यानी जाहिर सी बात है गंगेटिक क्षेत्र था, गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र था और उधर सिंधु के आसपास का क्षेत्र था। तो जाहिर सी बात है उपजाऊ भूमि तो थी। खेतों में जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। किसका? लकड़ी के। और लकड़ी के हल ने को क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था या वृक्क कहा जाता था। तो पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में लांगल या वृक्क कहा जाता था। अब इसमें लगे लंबे बांस को ईसा कहा जाता था। यानी हल आप देखते हैं कि ऐसे होता था, ये मुठिया होती थी और यहाँ पे फाल लगा होता था और यहाँ पे, तो ये जो लंबा सा बांस लगा हुआ है इसको क्या कहा जाता था? इसको ईस कहा जाता था। और इसी में जुआ होता था और जिसपे क्या है? बैल बंधे होते थे। तो जुए को क्या कहा गया है? पुग कहा गया है। ये जुआ है जिसपे बैल बांधे जाते हैं, गर्दन में फंसाया जाता है, इसको पुग कहा गया है। क्या कहा गया है? पुग। अब शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख मिलता है कृषि के बारे में और इसमें उल्लेख मिलता है कि हलों में 6, 8, 12, 24 बैलों का क्या होता था? प्रयोग होता था। इसी तरीके से अथर्ववेद में विनिष्टकारी प्रकृति आपदाओं से सुरक्षा के मंत्रों की व्यवस्था बताई गई है कि यानी जैसे आपातकाल यानी बरसात होने लगी, ओले गिरने लगे, तो विनिष्टकारी, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाओं के सुरक्षा की बात कही गई है और इस सुरक्षा को मंत्रों द्वारा सुरक्षा करने की बताया गया है। फिर शतपथ ब्राह्मण में क्या उल्लेख मिलता है? आपको पता है कि शतपथ ब्राह्मण सभी वैदिक ग्रंथों का एकमात्र सबसे बेहतरीन स्रोत बताया जाता है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। इसमें व्यवस्थित रूप से कृषि करने का उल्लेख है, ठीक है ना। जब भी प्रश्न आए कि ये उल्लेख कहाँ से मिलता है, अगर ना समझ में आए तो आप शतपथ ब्राह्मण लगा सकते हैं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण से बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जानकारी मिलती है। तो व्यवस्थित रूप से कृषि का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
और इसमें खेत की जुताई के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, कृषणता। प्रश्न मैच कराने के लिए किया जाता है कि जुताई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कृषणता। बुआई के लिए वपनता, कटाई के लिए लुड़नता, और मड़ाई के लिए मड़नता। तो इस तरीके से क्या है, मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो शब्द कहां मिलते हैं, शतपथ ब्राह्मण में। और इससे ये पता चलता है कि निश्चित रूप में उत्तर वैदिक काल में लोहे ने कृषि को एक क्रांतिकारी क्षेत्र में बढ़ा दिया था। अथर्ववेद में पशु की खाद को उत्तम बताया गया है, यानी जो गोबर वाली है, पशुओं का जो गोबर है वो खाद बन जाता है, तो उसको क्या बताया गया है, सबसे उत्तम बताया गया है। और सिंचाई पारस्परिक या पारंपरिक तरीके से होता था, जैसे वर्षा से भी सिंचाई हो जाती थी, नहर के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, कुएं से भी हो जाती थी, तालाबों से। तो ये 1 2 3, तो स्वाभाविक सी बात है, ये नहर को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद नहर नहीं रहे होंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहरों के प्रमाण क्या है, मिलते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर जो खाद्यान्न या उपज के रूप में मिलता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे यौ कहा जाता था, जौ को पूछा जाता है यौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यौ जो है जौ के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि आर्यों का जो प्रमुख खाद्यान्न था वो जौ था, और जौ से सत्तू बनता था, और सत्तू बहुत पसंद करते थे आर्य लोग। गेहूं के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो गोधूम शब्द इस्तेमाल मिलता है, क्या कहा जाता है, गोधूम। धान के लिए ब्रीही कहा जाता है। तो ये शब्दावली कहां पर मिलती है, वैदिक ग्रंथों में। कृष्ण ब्रीही यानी काला धान, अश्वब्रीही यानी कम समय में पैदा होने वाला, और महाब्रीही यानी बड़े दाना वाला चावल को महाब्रीही कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि चावल की कई प्रजातियां आपको दिखाई पड़ती हैं, यानी काला चावल, कम पैदा होने वाला, बड़े दाने वाले। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में व्यापक रूप से कदम रखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मास शब्द आता है, उड़द, उड़द की दाल यानी प्रयोग होती थी। सरसों के लिए सारिक शाखा कहा जाता था। तिल के लिए तिल ही शब्द उपयोग किया जाता था। में अलसी के लिए कहा जाता था श्यामांक। श्यामांक शब्द जो है किसके लिए किया जाता था, श्यामा के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, फसलें जो मिलती हैं, इनको मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है। इस काल में अनाज के नाम पर खेतों का नाम रख दिया जाता था, यानी धान वाला खेत, गेहूं वाला खेत, जौ वाला खेत। जैसे ब्राहे, ब्राहे शब्द आया ना यहाँ पर, ब्रीही, तो ब्राहे शब्द जो है किसका, धान वाला खेत या जौ वाला खेत। वर्ष में 2 प्रकार की फसलों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना, यानी 2 प्रकार की फसलें पूरे वर्ष में ली जाते थे। उसके बाद कृष्ण पक्ष यानी जुताई बुआई करके पैदा की गई फसल। अकृष्ट पक्ष यानी स्वतः उत्पन्न होने वाली फसल। जैसे कई बार ये देखा गया है कि गेहूं काट लिया गया, उसके दाने वहीं पे गिर गए हैं, तो जैसे ही अनुकूल वातावरण होगा वो बीज पुनः अंकुरित हो जाएंगे, और ऐसे खाद्यान्न को अकृष्ट पक्ष कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फसलों को नष्ट होने के लिए जैसे टिड्डी दल का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है कि टिड्डियों के कारण कुरु जनपद नष्ट हो गया। अब टिड्डियों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में टिड्डियों ने किस जनपद को नष्ट कर दिया था, तो कुरु जनपद को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो कुरु जनपद कहां पड़ेगा, यानी कुरुक्षेत्र वाला, हरियाणा वाला क्षेत्र है, वो नष्ट हो गया था, किसके कारण, टिड्डियों के कारण। शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की कथा का वर्णन है। जल प्रलय का मतलब क्या है, बहुत अधिक जल भरावों की स्थिति का हो जाना।
वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती थी, 2 बार फसलें उगाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में दरांते का उल्लेख मिलता है, और ये कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जो कि पीछे हम लोग बात कर लिए हैं। और पृथ्वीनय ने मन को क्या किया? हल चलाना सिखाया। पृथ्वीनय ने क्या किया? मन को हल चलाना शुरू किया। तो सबसे पहले खेती करने वाला व्यक्ति कौन सा प्रमाणिक रूप में हो गया? मनु। पृथ्वी को ही प्रथम राजा माना जाता है, जिन्होंने क्या किया? भूमि को कृषि योग्य बनाया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने वाला कौन से था? वो पृथ्वी था। और इसी के नाम पर ही क्या हो गया? पृथ्वी, इसका नामकरण हो गया। ठीक है ना? पृथ्वी के कारण ही इसका नाम क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में क्या प्रमाण मिलते हैं? इंद्र को हल देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? हल देवता। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हल देवता कौन से थे? तो वो थे इंद्र थे। और मारुत को हलवाहा कहा गया है, यानी हल चलाने वाला। अथर्ववेद में ऋग्वेद को हलवाहे के गीत दोहराए गए हैं। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है? गन्ना का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाता है कि गन्ना का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और वहां पर गन्ना को क्या कहा गया है? इच्छु कहा गया है। ठीक है ना? क्या कहा गया है? गन्ने को इच्छु कहा गया है। उसके बाद हम लोग पशुपालन के बारे में देखते हैं कि आर्यों ने ऋग्वैदिक काल से जो पशुपालन व्यवस्था चली आ रही थी वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई। हालांकि अब लोग कृषि करना सीख गए थे, लेकिन पशुपालन अभी भी होता था। तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की महत्ता जो है बनी रही। सामान्य जन के साथ राजा भी पशुओं को प्राप्त की कामना करते थे। यानी जैसे आम लोग चाहते थे कि पशु हमें प्राप्त हो जाएं, तो राजा भी पशु के लिए लालायित रहता था। और गाय को महत्वपूर्ण पशु बताया गया है। अथर्ववेद में गोवध यज्ञ के अतिरिक्त नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अथर्ववेद में यह बताया गया है कि यदि गाय की हत्या करना है, गाय को मारना है, तो अतिथि के सत्कार में किया जाएगा। और अतिथि कौन होगा? जाहिर सी बात है, अतिथि या तो ब्राह्मण देवता थे या तो देवता थे। और यदि आपने अलग से गौ हत्या कर दिया तो इसके लिए क्या था? मृत्यु दंड मिलता था। ठीक है ना? यानी कोई अतिथि आएगा तब गाय का मांस का प्रयोग किया जा सकता था, अन्यथा मृत्यु दंड दिया जाएगा। अर्थात सीधा इसका मतलब है कि हवन कुंड में ये गायों को काट के डाला जा सकता था। हाथी को नियंत्रित करने वाले को हस्तिप कहा गया है। और अन्य पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर का भी उल्लेख मिलता है। और इन सब का क्या है? पालन किया जाता था। और घोड़ों का प्रयोग क्या है? रथों में अब किया जाने लगा। यही कारण है कि आपके जितने भी देवी देवता हैं, इनके ज़्यादातर वाहन रथ, और रथ में क्या है? घोड़े लगे होते थे। लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं जो मगर और इन पशु पक्षियों पर भी अपना वाहन बनाते थे। बैल को महोक्ष शब्द कहा गया है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं उद्योग एवं व्यापार के बारे में। तो जाहिर सी बात है, लोहे के प्रयोग ने खाद्यान्न को अधिक बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप समाज में क्या हो गया? वर्ग विशेषीकरण बढ़ने लगा। यानी अब कुछ लोग
कृषि से हट कर क्या है, अलग अलग व्यवसायों में लगने लगे, क्योंकि खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में होने लगा था। तो जाहिर सी बात है, अन्य क्षेत्र में जैसे ही जाएंगे, उद्योग व्यापार में क्या होगा, बल मिल जाएगा। उद्योग एवं व्यापार ऋग्वेद काल की तुलना में काफी उन्नति हुई। वात्स्ययनी संहिता में यह कहा गया है, वात्स्ययनी संहिता में उद्योग धंधों की विस्तृत सूची मिलती है। तो ये पूछा जाता है कि उद्योग धंधों के बारे में सबसे बेहतर जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो वात्स्ययनी संहिता में उद्योग धंधों के बारे में विस्तृत सूची मिलती है। और किस काल के, उत्तर वैदिक काल के। खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था, किनाश, किनाश, ठीक है ना। यानी कुम्हार को कुलाल कहा जाता था, कुलाल, या इसके लिए एक और शब्द आया है, कैलाल, कुलाल या इसी को कैलाल कहा जाता था। कुलाल चक्र को चाक कहते थे, यानी चाक जिस पर रख के बनाते थे, ये चक्र था और इसको कुलाल चक्र कहा जाता था। मछुआरों को धीवर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धीवर। पूछा जाता है, इसी को दास भी शब्द मिलता है, या कैवर्त भी कहा जाता था, कैवर्त। तो ये पूछा जाता है कि मछुआरों को क्या कहा जाता था, तो इसके लिए ज़्यादातर शब्द कैवर्त का इस्तेमाल हुआ है, या धीवर भी मिल जाता है। कपड़ा धोने वाले को वासपुली कहा जाता था, और जो मड़ियों का कार्य करते थे उन्हें मड़िकार कहा जाता था। ये पूछा गया है, मड़िकार, मड़िकार कौन था, तो ये मड़ियों का कार्य करने वाला था। बेत उद्योग, इसे दलकार या विदलकार भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो विदलकार किसे कहा जाता था, आमतौर पर ये जो है बेत बनाने वाले उद्योग के लिए कहा जाता था। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे। बांस का कार्य करने वाले को कंटकी कारी कहा जाता था, ये पूछा गया है, कंटकी कारी कहा जाता है। तो पूछा जाता है, उत्तर वैदिक काल में कंटकी कारी कौन था, तो बांस का काम करने वाले को कंटकी कारी कहा जाता था। कपड़ा रंगने वाले को रजयित्री कहा जाता था, ये पूछा गया है, रजयित्री कहा गया है। रस्सी बनाने वाले को रज्जु सर्ग कहा गया है, रज्जु सर्ग कहा गया है। भेड़ पालने वाले को अतिपाल कहा गया है, अतिपाल कहा गया है। बकरी पालने वाले को अजपाल कहा गया है, अजपाल कहा गया है। हाथी पालने वाले को अस्तिपाल कहा गया है, अस्तिपाल कहा गया है। घोड़ा पालने वाले को अक्षपाल कहा गया है। तो इस तरीके से ये सब मैच कराने के लिए आ जाते हैं, किनको मैच कराना है। इसी तरीके से कढ़ाई बनाने वाले स्त्री को कढ़ाई, ये कढ़ाई है, ठीक है ना। तो पेशकारी क्या कहा जाता था, पेशकारी। बाण बनाने वाले को ईशकार कहा जाता था, और गायक को क्या कहा जाता था, सैलूस कहा जाता था। तो पूछा जाता है सैलूस कौन था, तो सैलूस ये गायक था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लोहे का काम करने वाले को, इस तरीके से कई ऐसे शब्दावलियां आती हैं जो कि मैच कराना रहता है, या सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अथर्ववेद में बहुत से धातुओं का उल्लेख मिलता है। अब कौन कौन सी धातुएं थी, तो आयस मिलता है। आयस जो है ये कांसे के लिए प्रयोग किया जाता है। कृष्ण, ये लोहे के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहित शब्द तांबे के लिए, ये महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है, क्योंकि ये लोहा कंफ्यूज हो जाते हैं। लोहित जो है तांबे के लिए प्रयोग किया जाता है। रुक्म चांदी के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। और हिरण सोना, ये भी पूछा गया है। शीशा
और त्रप ये रांगा है, ये भी पूछा गया है। तो इस तरीके से ये सब मैच कराने के लिए पूछे जाते हैं। प्रकाश जो है दर्पण को कहा जाता था, यानी दर्पण का प्रयोग करते थे और प्रकाश शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सूत पर धन देने वाले को विकनाट कहा जाता था। सूत यानी ब्याज पर देने वाले धन को क्या कहा जाता था? देने वाले को विकनाट कहा जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेणी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? श्रेणी का उल्लेख मिलता है। व्यापारी, और ये श्रेणी क्या होता था? व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु को देकर ले लिया जाता था, यानी खरीद फरोख्त, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। और मुद्रा के बारे में अगर बात करें तो मुद्रा प्रणाली यहां पर नहीं थी। हालांकि एक धातु है जिसका शब्द प्रयोग मिलता है निष्क, ठीक है ना, उसको वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। सिक्के के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। और एक कुछ सिक्के हैं, निष्क हैं, सतनाम है, कृष्णल है, पाद है। तो पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा सिक्का उत्तर वैदिक काल में नहीं था, यह पूछ लिया जाता है, कोई एक अलग से नाम दे दिया जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में ये क्या थे? सिक्के थे। लेकिन ये सब क्या थे? धातु खंड थे, यानी धातुओं के क्या है? टुकड़े टाइप में है। क्योंकि सिक्कों को चलाने का मतलब है उसके पीछे कोई वैधानिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मुद्रा प्रणाली उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। लेकिन जो निष्क, सतनाम, कृष्णपाद ये क्या थे? ये सब धातुओं के टुकड़े थे। एक शब्द मिलता है पर्णसिद्ध। इसे अनुष्ठान उस समय किया जाता था, यानी व्यापार में सफलता के लिए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है पर्णसिद्ध क्या है? तो व्यापारियों की सफलता के लिए जो यज्ञ होता था उसी को पर्णसिद्ध भी कहा गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निष्क के बारे में। तो निष्क क्या है इसके बारे में भी समझें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये गले का क्या था? आभूषण था। किसका था? गले का। गले का आभूषण, जैसे लोग गले में ऐसे कहते नहीं, तो यहां पर गले में पहना जाता था। इसकी निश्चित तौल जो है 320 रत्तियों के बराबर था। निष्क जो है ये सोने का बना हुआ था। किसका? गोल्ड का। तो प्रश्न पूछा जाता था निष्क किस धातु खंड का बना है? तो निष्क सोने का बना हुआ था। और एक रत्ती बराबर 1.8 ग्रेन होता है। ये पैमाना कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सतनाम का भी प्रयोग किया गया जाता था। कृष्णल का भी प्रयोग तौल के रूप में किया जाता था, जिसकी तौल 1 रत्ती थी। गण और श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। कृष्णल मूलभूत इकाई थी। स्त्रियां भी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में भाग लेती थी। स्त्रियां कहां पर भाग लेती थी? औद्योगिक क्षेत्र में, यानी औद्योगिक जीवन में वो क्या करती थी? भाग लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी। व्यापार बेबीलोन से होता था। ये ध्यान देने की बात है। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जो विदेशी व्यापार होता रहा हो, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यापार कहां से मिलता है? बेबीलोन से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थायी रूप से गंगा घाटी में बस गए। नगर का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र जिनमें से हस्तिनापुर और कौशांबी ऐसे क्षेत्र थे जो नगर के गर्भावस्था क्षेत्र में थे, यानी आगे यही चलकर क्या हो गए? नगर के रूप में धारण कर लिया। अर्थात इन्हें आद्य नगर स्थल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जो जीवन था उसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।